This is video number 5 of circular motion, and in this video we are going to discuss the dynamics of circular motion. डायनामिक्स का मतलब हो गया कि अभी तक आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, आप सर्कुलर मोशन देख रहे हो। इससे पहले वाले टॉपिक्स के अंदर हम देख रहे थे कि कहीं पे भी सर्कुलर मोशन होगी तो हमने बोला वहां पे तो एक्सेलरेशन पक्का होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वी डिस्कस्ड अबाउट द थिंग्स। अब जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो अब हम बोलेंगे कि ये एक्सेलरेशन आई कहां से। somebody is going to provide, something is going to provide this centripetal acceleration, तो उसका एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है? फोर्स। तो डायनामिक्स के अंदर हम जब भी घुसते हैं तो हम रीजंस के बारे में पता लगाते हैं कि भाई एक्सेलरेशन आई तो एक्सेलरेशन का कारण क्या है। तो एक्सेलरेशन का कारण है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब बस हम इसी पे ऊपर बात करने वाले हैं। यू वेरी वेल नो, हमें बड़े अच्छे से मालूम कि जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें मालूम है एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। ऐसे लिखना है आपने अच्छे से, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर एक्सेलरेशन है तो ये बस ये आ गया। और ये अगर एसी या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी तो हम इस ऐसी फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे, ऐसी फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एंड इट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यस, अब बस एम से मल्टीप्लाई करना था, नथिंग डिफिकल्ट इन इट। तो ये इसकी सबसे पहली चीज जो आपने सीखी वो ये थी। इसलिए अब एक और बात याद रखनी है आपने, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि जब भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेंगे ना तो हम जरूर बात करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं आ गई। आप बोलोगे सर आपने जब टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताया था तब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नहीं बताया। तो बिल्कुल, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई खुद की फोर्स तोड़ना है। हमने तो इस बात को ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो हम ये बोलेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की, which force is responsible for this circular motion। जहां कहीं पे भी आप सर्कुलर मोशन देखो तो वहां पे जरूर बोलना कि भाई यहां पे तो पक्का कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको घुमा रही है, उसके बिना तो ये घूम नहीं सकता। इसलिए आपने एक लाइन याद रखनी है, सर्कुलर मोशन arises ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सर्कुलर मोशन का कारण कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं आपको, इसकी फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एग्जांपल विल बी, इसकी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले अर्थ एंड मून की बात करते हैं, सन एंड अर्थ की बात भी कर सकते हो, कोई भी किसी भी प्लैनेटरी बॉडी की बात कर रहे हो, एवरीबडी इज रोटेटिंग अराउंड एनीथिंग, मतलब हर चीज। तो हम जैसे अर्थ और मून की बात करें तो अगर ये आपकी अर्थ है, इसके अराउंड अगर एक मून घूम रहा है, आप ध्यान देना, एक बात आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग है। अर्थ, देखो ये अर्थ और मून की एग्जांपल। तो अर्थ और अर्थ के अराउंड एक मून घूम रहा है। अगर मून घूमता है तो यहां पे किसने अगर घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है, उसकी सर्कुलर मोशन है, तो यहां पे पक्का किसी ने सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। उस सेंट्रीपिटल फोर्स का, इनके बीच में कोई तो फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें ये तो 100% है कि इसको यहां की तरफ कोई खींच रहा है, जो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, वी कॉल इट एफ सी। हमें सब पता है ये चीज, ठीक है। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, एफ सी इज इक्वल टू, ये मैं बोलूंगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम इज द मास ऑफ द मून हेयर, एम इज द मास ऑफ द मून हेयर। ये कैपिटल एम जो मैंने लिखा ये मून की रिप्रेजेंटेशन है। एम इज द मास ऑफ द मून जो मैंने यहां लिखा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमें पता चल गया कि एफ सी होगा। बट ये आया कहां से, किसने दिया, ये किसने घुमाया इसको? तो हमें मालूम है एक फोर्स है यहां पिक्चर में जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नई फोर्स, आपको सिर्फ इधर मुझे ये बताना था कि जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई नई टाइप की फोर्स नहीं है।
ये कोई नई टाइप की फोर्स नहीं है, ये वो जो हमने स्टार्ट किया था, जब आपको याद हो लॉज ऑफ मोशन, तो हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि फील्ड फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये सब हमने पढ़े थे। तो उसमें हमने जो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, उसका उसका कोई टाइप नहीं है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन भी हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है। आपको पता लगाना होगा सर्कुलर मोशन के दौरान कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। जैसे यहां पे इन केस ऑफ दीज प्लैनेटरी बॉडीज, in case of these planetary bodies like moon is revolving around the earth, the centripetal force is provided by gravitational pull between earth and moon. Same is the condition with sun and earth, between earth and moon. तो ये बात तो हमें समझ आ गई, ठीक है। एक और बात, कई लोग पूछते हैं ये जब इधर चल रहा है तो ये इसकी तरफ गिरता क्यों नहीं है। तो पहली बात तो आपने ये समझनी है कि हमें लगता है कि फोर्स इधर की तरफ है तो ये इसकी तरफ गिरेगा। आपको ये याद रखना है कि फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी कभी नहीं चलती, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी नहीं चलती है। आप ये याद रखो प्लीज। फोर्स की डायरेक्शन में या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में बॉडी तभी मूव करती है अगर वो रेस्ट पे हो। तो मून तो कभी भाई रेस्ट पे है ही नहीं। मून की डायरेक्शन तो ये है जो मैंने बनाई है यहां, वेलोसिटी की डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। यहां पे होगा तो यहां ऐसे। तो ये समझ रहे हो बात को। तो अगर ये फोर्स, अगर जो आपकी फोर्स है उसकी डायरेक्शन में बॉडी तभी चलती है। ये मैंने आपको काइनेमेटिक्स में भी बताया है कि बॉडी, देखो आपको बताता हूं अगर आपको याद हो तो, ये होती थी आपकी वेलोसिटी, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मान लो आपकी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उल्टी डायरेक्शन में। तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी वेलोसिटी की। ये फोर्स की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन। तब क्या बॉडी इधर गई? आपने यहां क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा कि बॉडी यहां क्यों नहीं गई, फोर्स तो इधर है, तो नहीं जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी तब जाएगी जब वेलोसिटी जीरो होगी, और ये जीरो होनी है। 5 सेकंड के बाद ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि हर सेकंड के बाद ये टू वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो 5 सेकंड के बाद इसने वेलोसिटी को जीरो कर देना है। जिस इंस्टेंट पे 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, अब ये वाली फोर्स उसको अपनी डायरेक्शन में ले जाएगी, तभी ले पाएगी। समझ आई बात? तो इसलिए इसका आंसर ये है, जरा ध्यान देना प्लीज अच्छे से, कि जो मून है वो अर्थ की तरफ इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट पे होती है वो तभी फोर्स की डायरेक्शन लेती है, ऐसे नहीं लेती फोर्स की डायरेक्शन। इसलिए वो ऑलरेडी एक मोशन में है। अगर मोशन में है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही चलता रहेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी को कोई कम करने वाली फोर्स यहां पे है भी नहीं। आपको मालूम है मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए एक्सेलरेशन 80 चाहिए। अगर 80 इस डायरेक्शन में होता तो इसकी वेलोसिटी कभी जीरो होती। अगर तब जीरो होती तो तब ये अर्थ की तरफ गिर जाता। तो ऐसे कैसे गिरेगा? तो ये बातें ज़रा इंटरेस्टिंग हैं। फिजिक्स हर चीज़ का आंसर देती है, आपने एक एक बात को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सिमिलर इज द कंडीशन, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। अब फिर से हम बोलेंगे यहां पे किसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की? जरूर एक फोर्स होगी जो इधर इसकी तरफ लग रही होगी, 100%, तभी सर्कुलर मोशन है, इधर होगी। अगर इसके बिना तो हो नहीं सकता। तो ये फोर्स किसने प्रोवाइड की? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दिस केस इसका आंसर क्या आएगा बताओ? वही me, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v स्क्वायर उसकी वेलोसिटी अपॉन r, रेडियस जितना होगा इसका ऑर्बिट का, ठीक है। लेकिन ये दिया किसने? कहां से आया ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको सर्कल में घुमा पाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, अभी नहीं मैं पढ़ा रहा। उसका फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला वेयर Q1, in case of this, Q1 is the charge on nucleus, Q2 is the charge on the electron। करेंगे हम, ये सब आएगा, आपके सिलेबस का पार्ट है। ये सब केमिस्ट्री में शायद हो भी रहा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में ये सब। तो ये सब आता है, ये आ गया यहाँ पे। एक और बात, जब आप एक सिंपल सर्कुलर मोशन, ये तो होगी भाई ये जो हमने नहीं की खुद, हम सर्कुलर मोशन क्या खुद नहीं दे सकते? यस। एक 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 थ्रेड के साथ एक रोप के साथ आप एक, ये लो, ये आपने एक एल लेंथ की रोप ली, इसको एक जगह बांध दिया, अपने हाथ में पकड़ लिया और इसको घुमाया सर के ऊपर। ऐसे घुमा सकते हो आप या नहीं? ठीक है। तो उसको घुमाया, तो तब इसको किसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की? जब ये घूम रहा है तो
तब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की? ठीक है, जब ये घूमेगा ऐसे तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की? टेंशन इन द स्ट्रिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की? इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो टेंशन ने प्रोवाइड की वो सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आप सुनो, आप एक पतला सा धागा लेके आए, आपने एक स्टोन लिया 0.5 kg का या 0.25 kg का आपने स्टोन लिया और उसको घुमाना शुरू किया, बहुत तेज घुमाया, बहुत तेज घुमाया। जब आप बहुत तेज तेज घुमाते जाओगे तो क्या वी बढ़ाते जा रहे हो उसका? तो वी बढ़ाते जा रहे हो, वो mv² प्रोवाइड किसने करना है? टेंशन इन द रोप ने। तो अगर आपने बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा दी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, और अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो वो अगर अगर आपकी रोप की टेंशन उतनी विथस्टैंड ना कर पाई तो वो टूट जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी। और टूट जाएगी तो स्टोन कहां निकल जाएगा? इस तरफ। टेंजेंशियल आगे भाग जाता है जिस इंस्टेंट पे टूटे। ठीक है, तो ये किसने प्रोवाइड की? टेंशन ने। तो यहां कौन सी फोर्स आई जो पिक्चर में आई? टेंशन। गाड़ियां जब रोड पे चलती हैं, सर्कुलर टर्न काटती हैं, तो उस समय उसको सेंट्रीपिटल कौन फोर्स प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। इसके ऊपर पूरा वीडियो बनेगा, गाड़ियों के ऊपर, टर्निंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स। ठीक है, टर्निंग इन द सर्कुलर ट्रैक्स, वो पूरा वीडियो बनेगा उसके ऊपर। तो इसलिए मैं अभी उसको इधर डिस्कस नहीं कर रहा, उसके ऊपर हमने डिटेल पे बात करनी है। अब जब इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं ना पेपर में, वो लोग आपको बोलेंगे, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रही होगी उसका बोलेंगे टाइम पीरियड निकालो, उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो। तो उसमें उन प्रॉब्लम्स को, उसको डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स हम कहते हैं, और उनको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो आप लिख सकते हो स्टेप्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसके लिए जहां पे आपको ओमेगा बोला जाए कैलकुलेट करने के लिए, जहां पे आपको बोला जाए टाइम पीरियड बताओ इसका क्या होगा, मैं बताऊंगा, अभी प्रॉब्लम्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो उन केसेस में आपने क्या करना होता है? उन केसेस में आपने सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें, कि पहले सर्कल आइडेंटिफाई करो कि वो सर्कुलर मोशन में सर्कल कहां बन रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या आएगा सॉल्विंग द प्रॉब्लम से? आइडेंटिफाई द सर्कल। आइडेंटिफाई द सर्कल। आइडेंटिफाई द सर्कल एंड फाइंड इट्स रेडियस एंड लोकेट इट्स सेंटर। उसका रेडियस पता लगाओ कितना है, फाइंड इट्स रेडियस एंड सेंटर लिख दो डायरेक्ट, एंड लोकेट्स इट्स सेंटर, या सीधा सेंटर लिख दो। सेकेंड स्टेप, ठीक है, सेकेंड स्टेप, मेक फ्री बॉडी डायग्राम। उस जो बॉडी घूम रही है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मेक फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, थर्ड, जब फ्री बॉडी डायग्राम बना ली, फिर रिजॉल्व द फोर्सेस। रिजॉल्व द फोर्सेस, रेजोल्यूशन जो आपको पढ़ाया हमने, रिजॉल्व द फोर्सेस। रिजॉल्व द फोर्सेस किस किस के अलोंग? अलोंग द सेंटर, मतलब सेंटर के अलोंग, अलोंग द रेडियस हुआ, मतलब अलोंग द रेडियस उसको करो। सेकेंड, अलोंग द टेंजेंट, along the tangent, and third is along perpendicular to the plane of circular motion। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन जो है उसके परपेंडिकुलर उसको करो। इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको ये स्टेप्स भी समझ आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉनिकल प्रॉब्लम्स, सॉरी कॉनिकल प्रॉब्लम नहीं, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम को ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले ये होता क्या है, पहले इसको जरा समझें। कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम कैसा दिखता है ये मैं आपको बताता हूं। कॉनिकल पेंडुलम को आपने ऐसे समझना है कि ये एक पेंडुलम तो आपको पता है ना, उसी तरह से जैसे वो लटका रहता है, इसमें भी ये इस तरह से आपका एक ऐसे बॉब एक थ्रेड के साथ लटका रहेगा। उसको मोशन आप ऐसे देते हो टू एंड फ्रो, पेंडुलम जो नॉर्मल सिंपल पेंडुलम जिसको आप बोलते हो। लेकिन इस केस में, कॉनिकल पेंडुलम के केस में, उसको आप सर्कुलर मोशन में घुमाओगे। मतलब ये आपका ऐसा आ गया, और ये कैसे घूमेगा? इट रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कल, ऐसा ये सर्कल बनाएगा और कोन जैसी शेप बनती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉनिकल सर्कल। ठीक है, तो इमेजिन करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए मैंने 3D आपको बताऊंगा कैसे, एक वीडियो है मेरे पास, उसको देखो और उधर से आपको कॉनिकल पेंडुलम क्लियर हो जाएगा, देखो अच्छे से। फिर वो जो कॉपी पे डायग्राम बनानी है वो तो ऐसी वाली ही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो वीडियो रखी है, उसको देखते हैं। ये देखो,
दिस इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। ये आपका कोनिकल पेंडुलम बस ऐसे घूम रहा है, ये बार बार उधर ही चक्कर काट रहा है और कुछ नहीं कर रहा। देखो क्या क्या बताया है यहाँ, ये जो बॉब है, ये जो वाइट कलर का है ना, ये इसको बॉब कहते हैं हम, ये इसको बॉब कहते हैं, ठीक है। ये रुकेगा नहीं ना मेरे से, तो ये यहाँ पे आ गया, ये इसको, ये जो बॉल जैसा दिख रहा है इसको बॉब कहते हैं। ये बॉब है, ये सिंपल पेंडुलम में भी रहता है, लेकिन वो ऐसे गोल चक्कर नहीं काटता ना, वो तो टू एंड फ्रो मोशन करता है, वो भी पढ़ना है हमने डिटेल में, ठीक है। तो ये जो मोशन आ गई आपकी, आप देख रहे हो बॉब का वेट कितना लिखा हुआ है, mg, w लिखा है जिसको हम mg लिखते हैं, ठीक है। फिर ए दिखा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन अंदर की तरफ जरूर आएगी, मैं उसको फोर्स बोलूंगा एफ सी, जहां इसने ए लिखा है उसको हम एफ सी लिखेंगे कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की, ये ढूंढना है हमने, ठीक है। और फिर टेंशन लग रही है, एक टेंशन दिखाई दे रही है क्योंकि एक थ्रेड के साथ ये चल रहा है, तो ये एक टेंशन दिखाई देगी, तो इससे क्लैरिटी ज़्यादा आती है, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था हर चीज़ की, लेकिन 3D इमेज मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा कि कैसे ये घूम रहा है। अब एक और चीज़ नोट करो आप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, उस पर ज़रा फोकस करेंगे। क्या कि आप ये जो सर्कुलर पाथ ये बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन है, इस बात को जरा समझना। ये सर्कल ऐसा नहीं है जो आपकी स्क्रीन पे ऐसे बन रहा है। अगर ऐसा सर्कल बनाना होता है इस कोन ने, तो आपको कहां होल्ड करके रखना पड़ेगा, स्क्रीन से ऊपर, जो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं इधर, समझ आई बात, ऊपर होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब जाके सर्कल ऐसा बनेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप इमेजिन करो अगर ऐसा सर्कल अगर आपको स्क्रीन के ऊपर बनाना पड़ता, मुझे क्यों जरूरत पड़ी इसको ऐसे दिखाने की, ऐसा सर्कल बनाता तो ज्यादा बेटर नहीं। तो एक चीज मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जब भी ऐसा सर्कल बनाना हो, जब भी ऐसा सर्कल बनाना हो जो परपेंडिकुलर हो किससे, आपकी स्क्रीन से, आपकी कॉपी से, तो उसको एलिप्स दिखाते हैं। याद रखो, मैं अगर बोलूं ना आई हैव ड्रॉन दिस सर्कल, दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस, क्या जो मैंने अभी ड्रॉ किया ब्लू कलर में, जो मैं आपको बोलूं कि दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, आप बोलोगे सर सर्कल तो आपने बनाया नहीं। तो मैंने जब बोला ना कि मैंने एलिप्स बनाया, लेकिन मैं बोल सर्कल रहा हूं, तो आपने एक बात समझ जानी है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो आपकी स्क्रीन है उससे ये परपेंडिकुलर है। अब आपके परपेंडिकुलर होने के कारण फायदा क्या हुआ, कई बार हम ऐसा दिखाएंगे, कई बार वैसा इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब हम ये दिखा पा रहे हैं, क्या थ्रेड दिखा पा रहे हैं, घूमने का ये सिस्टम दिखा पा रहे हैं। ये हमारा बॉब आ गया जिसमें हम इधर दिखाएंगे क्या, एम जी, यहां क्या दिखाएंगे, टेंशन टी। बस यही दो फोर्सेस हैं, यही दो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, और कोई फोर्स नहीं है, फोर्स कहीं और नहीं है। आप ये नहीं बोलना सर इसमें आपने ये क्यों नहीं बनाई, इस बॉब के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर सिर्फ यही दो फोर्सेस हैं, टेंशन और एमजी, और कोई फोर्स थोड़ा है, कोई चेंज थोड़ा हो गया कुछ भी। लेकिन अब हमें ये बताना है कि भाई इस एमजी और टी या इन दोनों के कॉम्बिनेशन या इनके कंपोनेंट किसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की। तो किसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की, उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये डायग्राम यही बनाना जो मैं अभी बना रहा हूं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके कंपोनेंट बनाओ दो, बन गया, ये बन गया कौन सा, टी कॉस थीटा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है मैं आपको बताता हूं, पहले हम प्रोसेस वही जरा फॉलो करते हैं जो हमने किस में सीखा था, जो हमने अभी स्टेप्स में सीखा। सबसे पहला स्टेप क्या था कि सर्कल आइडेंटिफाई करो, कर लिया भाई, सर्कल कहां है ये देख लिया, इसका रेडियस और इसके सेंटर के बारे में बात करो, सेंटर तो दिख गया, रेडियस कितना होगा, आओ रेडियस के बारे में बात करें, ये रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा ये पता लगाने के लिए आई नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये ट्राइंगल बनाई, जैसे ही ट्राइंगल बनाई आपको ये मालूम है, ये देखो थीटा इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, ये थीटा है, इसको थीटा ले लो। जैसे ये थीटा दिखा, आपको पता चल जाना चाहिए कि रेडियस तो ये है भाई, जिसको मैं अभी ग्रीन करने लगा हूं, वो रेडियस है, ये रेडियस तो इतना है। और ये रेडियस किसके बराबर है आप देख सकते हो, बताओ किसके बराबर है, थीटा अगर आपने ये लिया तो ये जो रेडियस आएगा वो किसके बराबर आएगा, दैट कम्स आउट टू बी एल साइन थीटा। एल इज द लेंथ ऑफ दिस, इसकी लेंथ, ये जो घूम रही है जो थ्रेड है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है, तो ये कितना हुआ, रेडियस किसके बराबर हुआ, आर इज इक्वल टू लिख दो एल साइन थीटा, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। अच्छे से नोट करो एक एक बात को। सबसे पहला स्टेप देखो कितना इंटरेस्टिंग था कि आइडेंटिफाई द सर्कल, सर्कल आइडेंटिफाई होगा तभी रेडियस पता चलेगा, तो रेडियस हमने निकाल लिया एल साइन थीटा।
ठीक है, एल साइन थीटा पता चल गया। फिर उसके बाद क्या करो, जो आपकी बॉडी है जो घूम रही है उसको, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे अब हम। अब देखो, अब मैं इसके अब आगे फ्री बॉडी डायग्राम, एल की वैल्यू वो याद रखोगा, आर्क रेडियस कितना है, एल साइन थीटा। अब मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊंगा, एक ये और ये। ठीक है, एक ये और ये। इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, टी, इसको क्या लिखूंगा, टी। देखो ये थीटा है, अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा है ऑल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, टी साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या बना, ये वाला, ये बन गया आपका टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। ये बन गए। इधर से मुझे दो इक्वेशंस मिल गई, इधर ही लिख रहा हूं मैं, इधर इसी पे लिख दूंगा मैं। ठीक है, क्या बन गया, देखो अब मैं यहां इसलिए बनाने लगा हूं क्योंकि एक तो पहली बात क्या, कि आपको भी तो कॉपी पे ड्रॉ करना है, तो उसको अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली डायग्राम आपकी चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा होगा इसी वजह से। इसके दो कंपोनेंट हैं, टी, ये टी है, इसके टी के दो कंपोनेंट मैंने बना दिए इधर और इधर। कौन कौन से, ये हो गया टी साइन थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला कॉस होता है, तो टी कॉस थीटा पता चल गया हमें। ठीक है, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। और मुझे ये एम जी भी दिखाई दे रहा है, क्लियर कट। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। फिर इधर से मैंने क्या किया, इधर से मुझे दो इक्वेशंस मिल गई। ठीक है, बस खत्म होगी। इस डायग्राम का भी कोई काम नहीं है अब से मेन काम है इक्वेशंस का। टी साइन थीटा इक्वल टू, देखो कितना इजी है, मैं बताता हूँ आपको। टी साइन थीटा इक्वल टू, टी साइन थीटा वो है जिसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की, तो टी साइन थीटा का काम है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना, तो हमने लिख दिया इसको एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, या ओमेगा लिख लो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि वो जो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर आर, एम ओमेगा स्क्वेयर आर। फिर टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है, समझ आ रही है हमें। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन देखो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ये आपको देखना है ना, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ा बॉब जा रहा है कहीं पे भी। ठीक है, सिर्फ सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के कारण ये आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आ गया आपका। फिर इधर डिवाइड कर लो दोनों को, डिवाइड जैसे ही किया तो आपको क्या लिखा। अब पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, आपको टेंशन भी पूछ सकता है, तो टेंशन जब आपको थीटा पता चल जाएगा, अभी हम जैसे थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, टैन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे कि थीटा कितना आया, तो जैसे ही थीटा पता चल जाएगा तो आपको टी भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह से कैलकुलेशंस करनी, इक्वेशंस की मेन गेम है। दोनों को डिवाइड किया इक्वेशंस को, tan थीटा इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है आपको, एम एम कैंसिल हो गया, तो क्या दिखा दिया, देखो मैं लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वेयर, आर की जगह मैं लिख रहा हूं एल साइन थीटा, आपको समझ आ गया, मैंने पहले ही आपको निकाल के दिया था, डिवाइडेड बाई जी, डिवाइडेड बाई जी। तो ये आपको मिल गया। यहां से मैं एक और बात आपको बता देता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वेयर एल, ओमेगा स्क्वेयर एल साइन थीटा अपॉन जी। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वेयर एल साइन थीटा अपॉन जी। साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे ओमेगा मिल गया। अब जो पूछा हो पेपर में, आपने ये नहीं देखना है कि आप क्या पता थीटा पूछ ले, क्या पता क्या पूछ ले, कुछ देगा कुछ पूछ लेगा। ठीक है, तो जो पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग हम तो ओमेगा निकाल रहे हैं अभी। ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा कैंसिल। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा, जी अपॉन एल कॉस थीटा का अंडर रूट। ये आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। आप इस बात को बड़े अच्छे से समझोगे। ओमेगा कितना आ गया, जी अपॉन एल कॉस थीटा, जी अपॉन एल कॉस थीटा इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, अंडर रूट लेके फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगर मान लो आपको टाइम पीरियड पूछा होता, तो मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो गया, यही जो आपने लिखा, जी अपॉन एल कॉस थीटा।
फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि टी इज इक्वल टू क्या आ गया, टी इज इक्वल टू आ गया 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये आ गया। तो ये टाइम पीरियड भी निकल गया। थीटा भी आप यहां से निकाल सकते हो, कुछ भी जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। थीटा जैसे ही निकला, थीटा निकलने के बाद आप उधर डालोगे तो टेंशन भी निकल जाएगी, लेकिन उसको कुछ देना पड़ेगा तभी कुछ पूछ सकता है आपसे। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट कर ली आपने। ये एक और याद रखना, ये टाइम पीरियड है, टेंशन नहीं है यार, ठीक है। टी ये ध्यान रखना, कई बार सेम चीज़ें आ जाती हैं लेकिन आपने बड़ा ध्यान से करना होता है एक एक चीज़ को। तो ये जो टेंशन हमने लिखी थी वो नहीं है, ये है टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये अब इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें आप देख पा रहे हो क्या कि मास ये किस तरह से घूमेगा, ये आपको नजर आना चाहिए। बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैसे घूमेगा, ये आपको क्लियर कट पता चलना चाहिए कि क्या इसकी जो रोटेशन है वो किस तरह की है। वो भी परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन है, जो हम यहाँ नहीं बना पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ वो ऐसी रोटेशन है। फिर से आप समझ पा रहे हो ये पोल के अराउंड कैसे घूमेगा। ये दो रोप्स हैं यहाँ, ये दो रोप्स हैं और इस मास को हम इसके अराउंड घुमाएंगे, इस मास को इसके अराउंड घुमाएंगे हम, ठीक है, इसके अराउंड ऐसे घूमेगा। ये पूरा मास पोल के अराउंड घूमेगा। ये पोल है अगर आपका, दिस इज द पोल, तो ये पोल के अराउंड घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा इसके अराउंड ऐसे, ठीक है, जो इस फिगर में नहीं बनाया जा सकता। तो आप इस बात को ज़रा समझो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो ये नहीं ना बनाया जा सकता यहाँ, ठीक है, तो यहाँ नहीं बनाया जाता। पोल है, पोल के अराउंड ऐसे घूम रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे, ये मास ऐसा। तो अब मुझे यहाँ पे बताना है कि इस ओमेगा की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जो भी कंसर्निंग इक्वेशंस हैं बस वही लिखनी है हमने, जो भी कंसर्निंग इक्वेशंस हैं बस वही लिखनी है, इसमें और कुछ नहीं करना है हमने। देखो जरा कैसे कैसे लिखेंगे। थीटा 1 थीटा 2 बराबर भी दे सकता था, वो हमें अनइक्वल दिया हो तो क्या करेंगे। मैं सिर्फ इक्वेशंस लिखूंगा यहाँ पे और आपने भी सॉल्व नहीं करनी है, आपने सिर्फ देखना है कि अगर जो क्योंकि इक्वेशंस के अंदर कुछ क्वांटिटीज आपको गिवन होंगी और कुछ आपसे पूछी जाएंगी, इसलिए यहाँ पे अगर टेंशन आ गई कितनी T1, यहाँ पे टेंशन आ गई T2, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर आपको गिवन है, ठीक है, आर आपको डिस्टेंस गिवन है, पोल से मास कितनी दूर है, फाइन। तो इसलिए आर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सर्कल हमने आइडेंटिफाई कर लिया जिसका सेंटर ये है, जिसका सेंटर ये है, ठीक है। तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मास आ गया नीचे, ये इसका मास आ गया mg, mg मास आ गया, ठीक है। इक्वेशंस क्या बनेंगी, बड़ी सिंपल हैं। आप पहले सबसे पहले T1 के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये देखो, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ऑल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको समझने में। और उधर से आपके कंपोनेंट्स बने, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप जरा अंडरस्टैंड करना इसको, सिंपल है ये बिल्कुल। T1 देखो, इसके दो कंपोनेंट जो बने, जो इधर की तरफ कंपोनेंट बने वो इधर आ रहे हैं दोनों, और ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले कंपोनेंट माइनस होंगे, मैं बताता हूं कैसे, आप देखना जरा ध्यान से। मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन आएगी आपकी जो अलोंग आर है वो ये है, T1 साइन थीटा 1 प्लस T2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दी, जो इस डायरेक्शन में फोर्स आई, सेंटर की तरफ जो फोर्स आई वो कितनी है, m⍵² अपॉन आर, सॉरी m⍵² आर। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन क्या बनी, सेकंड इक्वेशन आपको बताता हूं, आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए खुद से। वो सेकंड इक्वेशन बनी, सेकंड इक्वेशन बनी T1 cos θ1 इक्वल टू mg प्लस T2 cos θ2, खत्म, T2 cos θ2। ये लो, तो ये दो इक्वेशंस आ गई, ये दो इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, जो जो पूछा हो वो निकालो। बस मैं आपको इक्वेशंस बतानी थी कि इसमें रेलेवेंट इक्वेशंस ये बनेंगी, फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी तो आनी चाहिए। हाँ ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपको देगा, θ1 θ2 देगा, क्या पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। आपको मैंने आइडिया देना था किससे, और हो सकता है ओमेगा आपसे पूछ ले, बाकियों की टर्म्स में ओमेगा निकाल लो। तो बस ये इक्वेशंस की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कहाँ से दो इक्वेशंस आई, इतना आपसे एक्सपेक्टेड है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसके अंदर
जिसके अंदर ये एक रोटेटिंग टेबल है। क्या है? रोटेटिंग टेबल है जो रोटेट कर रहा है विद अ वेलोसिटी, विद अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। एक थ्रेड के साथ, एक रोप के साथ यहाँ पे दो मासेस लटकाए हैं जिनकी मास कितने हैं, ऐसे ऐसे रखे हैं। ये आपकी रोप्स हैं दो, ये दो रोप्स हैं, ठीक है, जो 2 मीटर की लेंथ आपको गिवन है उसमें, ठीक है, और ये दोनों मासेस घूम रहे हैं इधर। आपको ये बताना है कि इन दोनों रोप्स के अंदर टेंशन क्या होगी, स्ट्रिंग्स बोल लो, स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन क्या होगी, मास ऑफ द, जो मासेस हैं दोनों बॉडीज के, दोनों 1 kg ईच है। तो बड़ा सिंपल है, दो सर्कल बन रहे होंगे, इसका अपना एक सर्कल बन रहा होगा, इसका अपना सर्कल बन रहा होगा, दोनों का अपना अपना सर्कल बन रहा होगा। दोनों का जो छोटा सर्कल बनेगा इसका वाला, उसका रेडियस है 2 मीटर, जो इसका वाला सर्कल है उसका रेडियस है 4 मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर, तो ये 2 मीटर और 4 मीटर, उसके हिसाब से हमने चलना है। तो हम जरा पहले इसकी क्या बना लें, हम इसकी दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना के देखते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ये पहले वाले मास की मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, 10 न्यूटन, और ये आपका फ्रिक्शनलेस टेबल है ये, ठीक है। इसलिए ये आपको मालूम है नॉर्मल रिएक्शन का कोई काम नहीं आने वाला, लेकिन तुम लिख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितनी है, 10 न्यूटन, पूछी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद T1 T2 की बात करूँ तो देखो ध्यान से, T1 इसकी तरफ है और T2 इसकी तरफ है, तो मैं लिखूंगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, ये है ना T1, ये, और ये है T2। ये इस मास की हमने बनाई है जिसका रेडियस कितना है, 2 मीटर, ठीक है। तो इसमें T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 की डायरेक्शन क्या होगी, T1 माइनस T2 की डायरेक्शन होगी सेंटर की तरफ, और T2 माइनस T1 की डायरेक्शन होगी उल्टी। तो इसलिए मुझे कौन सी डायरेक्शन लेनी है, मुझे लेनी है जो सेंटर की तरफ हो। तो T1 माइनस T2 मतलब क्या, कि ये वाली टेंशन है ना, ये इसको सेंटर की तरफ रखने की कोशिश कर रही है, सर्कल बना रही है, और ये सर्कल से बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है। तो T1 माइनस T2 शुड बी इक्वल टू, अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो T1 माइनस T2 मस्ट बी इक्वल टू क्या, m ओमेगा, m लिख लो कितना, m की वैल्यू दी है आपको 1, ओमेगा कितना है 2, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, r कितना है 2, तो 8 आ गया ये। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 8 आ गया। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या आई, 8। अब दूसरी साइड आओ, इधर आओ, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए दूसरे वाले की फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाई हमने, यहां आया, इस पे तो एक ही टेंशन है T2, तो वही आपको क्या दे सकती है, वही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसका नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लो, वही 10 न्यूटन आएगा, वो तो बेकार चीज है, वो उसमें कोई फायदा नहीं। तो T2 इक्वल टू कितना आएगा, इसका रेडियस कितना है 4, इसका रेडियस कितना है 4, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, मास 1, m इज 1, m ओमेगा स्क्वायर इज 4, ठीक है। r कितना है 4, 16 आ गया। तो T2 इक्वल टू 16 न्यूटन आ गया। तो जैसे ही T2 इक्वल टू 16 न्यूटन आ गया तो T1 आपका आ गया 24 न्यूटन, T1 इक्वल टू 44 न्यूटन। तो अगर ये सक्सेसफुल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, कोई टूटा टूटा नहीं बीच में, तो T1 जो है वो, उसकी टेंशन कितनी होगी 24 न्यूटन, और T2 जो होगा वो कितना होगा 16 न्यूटन। थैंक यू वेरी मच।